हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम पॉलिटी की सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक भारत के सुप्रीम कोर्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, किस तरह उन्हें पद से हटाया जा सकता है, इन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसकी शॉर्ट डिटेल को भी यहाँ पर समझेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए दोस्तों, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है? तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की कुछ डिटेल बता देता हूं, ताकि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उनकी बेसिक जानकारी आपको पहले से ही मिल जाए। और अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक की एक ऑडियो क्लिप मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस ऑडियो को सुन लीजिए दोस्तों, तो इस टॉपिक के जितने भी बेसिक फैक्ट हैं वो आपके सभी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये तीनों लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं। अब अगर हम इसमें से न्यायपालिका की बात करें तो भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए दोस्तों, पूरे देश में जो न्यायपालिका है उसे 3 पद सोपानों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे ऊपर देश में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश या जो कानून है वो पूरे देश में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे देखिए दोस्तों, हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है, जिसका आदेश या डिसीजन उस राज्य की सीमा में लागू होता है। और इसी प्रकार हाई कोर्ट के नीचे हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसे जिला न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था मानी जाती है। आगे देखिए, भारत के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल बता देता हूं जो कि हमसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 124। संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे चुना जाता है, उन्हें उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है और उन्हें उनके पद से कौन हटा सकता है, इन सभी के बारे में जो डिटेल है वो संविधान के आर्टिकल 124 में देखने को मिलती है। लेकिन देखिए दोस्तों, इन सभी प्रावधानों को आर्टिकल 124 के सब पार्ट में बांटा गया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 124(1). संविधान के आर्टिकल 124(1) में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था तब इसके न्यायाधीशों की संख्या 7+1 थी, जिसमें से 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल 8 न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में देखिए दोस्तों, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है। तो इस प्रकार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के टोटल न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है दोस्तों 34। अगर वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। क्लियर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को घटाना या बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के हाथ में दिया गया है। आगे देखिए, संविधान के आर्टिकल 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 124(2) यह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद की शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। और अगर किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देना है तो भी वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो वो राष्ट्रपति दिलवाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये अपने पद से त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर की जाती है।
इसे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक पैनल होती है जिसमें बहुमत के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए मंत्रिपरिषद को भेज दिया जाता है। मंत्रिपरिषद उन नामों को राष्ट्रपति के पास प्रेषित करती है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जिसका नाम मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। कॉलेजियम सिस्टम को मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकता, बल्कि जो नाम कॉलेजियम सिस्टम द्वारा भेजा जाएगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 123(3) में न्यायाधीश चुने जाने के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। किसी भी व्यक्ति को अगर न्यायाधीश चुना जाना है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 124(3) में देखने को मिलता है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, किसी एक हाई कोर्ट या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक जज रहा हो। अगर ये योग्यता पूरी नहीं कर सकता तो इसके अलावा एक और कंडीशन दी गई है, किसी एक हाई कोर्ट या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब वकील रहा हो। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिटी कोई भी व्यक्ति पूरी कर लेता है तो उसे भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। या तो वो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, और अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। लेकिन याद रखिएगा, उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 124(4) और 5 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अपना पद छोड़ना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दे और अपना पद छोड़ दे। इसके अलावा अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए, एक तीसरी प्रोसीजर भी है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाया जा सकता है, और वो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज सिद्ध कदाचार का दोषी पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में संसद में उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लोकसभा के 100 सदस्य मिलकर या राज्यसभा के 50 सदस्य मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ संसद के किसी भी सदन में महाभियोग ला सकते हैं। अगर ये महाभियोग 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अभी तक केवल वी रामास्वामी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके खिलाफ ही अभी तक महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन यह महाभियोग प्रस्ताव भी संसद में गिर गया था और पास नहीं हो पाया था। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अभी तक उसके पद से नहीं हटाया गया है। क्लियर? इसके अलावा देखिए, संविधान के आर्टिकल 124(6) में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 124(6) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ओके, देखिए, एकीकृत न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से एडॉप्ट की गई है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है, और इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया है। क्लियर? तो आई होप आपको ये पहला आर्टिकल 124 और इसके जितने भी सब आर्टिकल हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों हम अन्य आर्टिकल की अगर बात करें, आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान किया गया है। संविधान का आर्टिकल 125 यह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पैनल कम है और लंबित केस बहुत ज़्यादा हैं
तो किसी भी हाई कोर्ट से अन्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। और जब किसी भी हाई कोर्ट से किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है तो उसे शक्तियां भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यहाँ भी कंडीशन सेम वैसी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पैनल कम है तो वे न्यायाधीश जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं उन्हें भी कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर कार्य करवाया जा सकता है। आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है। इस आर्टिकल के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे पर कोई डिसीजन ले लेता है और उसे भविष्य में लगता है कि वो डिसीजन उसका गलत था या उसमें कुछ कमियां हैं, तो वह अपने निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकता है और उसे बदल सकता है। इसके बाद देखिए, संविधान का अनुच्छेद 143 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसे हम पूर्व के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 143 में अगर राष्ट्रपति किसी भी लोक मुद्दे पर या किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगना चाहता है तो वो सलाह ले सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इसके बाद आखिरी आर्टिकल देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में यह आर्टिकल पूछा गया है। संविधान के आर्टिकल 132 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी है ये मैं आपको मौलिक अधिकार में पहले ही समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर हम रिटों को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। बस आप इस आर्टिकल को याद रख लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्लियर? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सभी शक्तियां और उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाए जाने का जो क्रम है उसे हमने बहुत ही डिटेल में समझा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। तो आंसर बी। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लाया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के लागू होने से पहले ही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसी के प्रतिरूप में भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके पहले के टॉपिक में भी इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है और इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था तब इसके सदस्यों की संख्या 7+1 थी। इस प्रकार देखिए, टोटल 8 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में थे। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं और उसके पहले अगर अपना पद छोड़ना चाहे तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो जस्ट अभी हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया है दोस्तों। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। आगे देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। भारत की जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है।
संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है? तो संविधान के आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, संविधान के आर्टिकल से स्टेट और सेंट्रल दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप आर्टिकल को विशेष रूप से याद रखिएगा दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो सीबीआई की जांच द्वारा हटाए जा सकते हैं? बिल्कुल गलत। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर हटाए जा सकते हैं? तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर हटाए जा सकते हैं? तो ये भी बिल्कुल गलत है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर हटाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही है। अगर संसद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दी गई है। तो यह जो शक्ति है यह भी मौलिक अधिकारों के साथ दी गई है। तो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकती है? इस क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के केवल आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। आप एक ही बार में इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसके बाद देखिए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है शरद अरविंद बोबडे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अपने पद की शपथ भी राष्ट्रपति के सामने लेते हैं और अगर अपने पद से इन्हें त्यागपत्र देना है तो ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो आंसर बी, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो संविधान के आर्टिकल 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहत होता है, मतलब किससे दिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो आंसर सी, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते और उनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए? तो अगर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुना जाना है तो उसे कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक हाई कोर्ट या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए। ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रोसीजर आप सभी को याद होगी दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाना है तो संसद में महाभियोग द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य मिलकर महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन लोकसभा का पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। लोकसभा के 100 सदस्य लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो देखिए, अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो न्यूनतम 5 वर्ष उसे न्यायाधीश होना चाहिए, लेकिन अगर वो एडवोकेट है तो इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष तक उसे किसी उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 10 वर्ष।
क्लियर? तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल टॉपिक था। एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।